वेलकम एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये एक पर्टिकुलर स्केलर वैल्यू है विच डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स एज वेल एज द अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखे कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, सो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज अ स्केलर वैल्यू associated with a स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। तो ये स्केलर वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्यों जानना जरूरी है? तो ये एक्चुअली ये जो स्केलर वैल्यू हम लोग डिटर्मिनेंट के थ्रू आइडेंटिफाई या कैलकुलेट करके निकालेंगे, ये कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग लीनियर अलजेब्रा, फिर रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और कुछ ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, एरिया कैलकुलेशन, इसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर 2x2 मैट्रिक्स हुआ ए बी सी डी, तो उसकी डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? सिंपली क्या है, हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स, तो अगर ये मान लो ए मैट्रिक्स है, तो इसकी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ए डी माइनस सी बी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1 3 2 5, तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। सिमिलरली एक और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 2 4 5 2। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4, दैट इज 4 माइनस 20 इज इक्वल टू -14। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे 1 3 6 2। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जो हम लोग 2x2 डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये दिखाने के लिए। तो ये आप लोग देख लो, तो इससे आप लोगों को याद रखने में थोड़ा आसानी होगा। तो अब हम लोग 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो सीखने जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक है, वो हम लोग ये 3x3 मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए ही स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स में ये जो मेथड है, ये भी एक तरीके का परमुटेशन इन्वर्शन ही है, लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ स्पेशली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्पेसिफिकली परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक इसके लिए सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स के लिए। उससे पहले हम लोग ये कन्वेंशनल मेथड से देख लेंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड हम लोग निकाल सकते हैं, और इसको कंपेयर भी करेंगे परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक से। तो कन्वेंशनल मेथड से जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए हम लोगों को ये दो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। व्हाट आर माइनर्स, दिस माइनर, एंड व्हाट आर कोफैक्टर्स। ठीक है, तो माइनर क्या होता है? तो जस्ट एडमिट लॉग दिस। माइनर होता है, इट इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए इज द इन द मैट्रिक्स इज द डिटर्मिनेंट। तो माइनर एक डिटर्मिनेंट होता है, कौन सा? किस मैट्रिक्स का? ऑफ द सब मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय रिमूविंग द ith रो एंड jth कॉलम इन विच द एलिमेंट इज लोकेटेड। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम्पल लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए A11। ठीक है, तो इसमें ith रो, आई कितना है 1, जे कितना है 1, तो आई मतलब रो 1 और कॉलम 1, रो आई रो डिनोट कर रहा है ना, और जे कॉलम डिनोट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो A11 को मार्क कर लेंगे, उसके बाद जो रो है, फर्स्ट रो, इसको कैंसिल कर देंगे, और सेकंड फर्स्ट कॉलम इसको काट देंगे। अभी जो बचा ये है हम लोगों का मैट्रिक्स, ये है हम लोगों का मैट्रिक्स जिसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फिर माइनर क्या होगा? माइनर होगा M11 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ये मैट्रिक्स A22 A23 A32 A33। ठीक है, ये हो गया माइनर ऑफ द एलिमेंट A11। ठीक है, अभी कोई मान लीजिए दूसरा माइनर हम लोग को निकालना है, कैसे निकालेंगे? सो लेट्स अज्यूम हम लोग को निकालना है A23 का माइनर। ओके, दिस A23,
तो क्या करना है हम लोग को, A2 मतलब सेकंड रो को बिलोंग करता है, तो हम लोग को सेकंड रो को काट देना है, और 2 3 मतलब थर्ड कॉलम में बिलोंग करता है, तो थर्ड कॉलम को काट देना है। अभी जो भी एलिमेंट्स बचा है इसके अरेंजमेंट को चेंज किए बिना वैसे ही लिख के इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। सो इन दिस केस वी हैव A23, इसका माइनर क्या हुआ, M23 इज इक्वल टू, अब इसको ध्यान से देखिए, जो भी एलिमेंट है बचा हुआ एलिमेंट उसके जो अरेंजमेंट है उसको चेंज किए बिना हम लोग इसमें लिख दिए, और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालनी है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो A11 A32 माइनस A31 A12 आ गया, ठीक है। और एलिमेंट का हम लोग देखेंगे कैसे आता है। तो मान लीजिए A32 एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A32, ठीक है। तो पहले इस एलिमेंट को सिलेक्ट करो, फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये जिस रो में है उस रो को पूरा काट दो, और ये जिस कलम है उस कलम को पूरा काट दो, फिर जो बचता है, ठीक है, माइनर 32 ऑफ एलिमेंट A32, इसका डिटर्मिनेंट बचता क्या है, A11 A13 A21 A23, इसका डिटर्मिनेंट, और इसको ऑर्डर को बिल्कुल नहीं चेंजना है, जैसा है वैसे लिखना है, ठीक है। तो आई होप माइनर कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये 3x3 मैट्रिक्स की जगह अगर 4x4 मैट्रिक्स होता, मान लीजिए A इज इक्वल टू सम, ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16, ठीक है। 4x4 मैट्रिक्स है तो इसका 16 एलिमेंट होगा, 4 + 4 16 एलिमेंट। ये ध्यान रखना, ऑर्डर 16 नहीं है, ऑर्डर 4 ही है इसका, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट 16 है, ठीक है। 4 रोज 4 कॉलम्स 4 इंटू 4 16 एलिमेंट्स। अब मान लो यहाँ पे आपको A23, ठीक है, इसका आपको माइनर निकालना है, तो क्या करोगे, A23 कौन सा है, ये हो गया सेकेंड रो, और ये हो गया थर्ड कॉलम, तो ये हो गया A23 एलिमेंट। तो पहले इस कॉलम को काटेंगे, इस रो को काटेंगे, बचता क्या है, तो माइनर ऑफ दिस एलिमेंट 23 होगा, सिंपली इसका डिटर्मिनेंट x1 x2 x4 x9 x10 x12 x13 x14 x16, ठीक है। फिर इसका भी हम लोग माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया माइनर। अभी हम लोग देखेंगे को फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो को फैक्टर निकालने के लिए जो माइनर होगा उसके साथ हम लोग एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -1 टू द पावर i + j। ये मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगा दैट विल बी आवर को फैक्टर, ठीक है। तो अभी सिंपल केस में देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए A11 एलिमेंट, इसके लिए हम लोग को को फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो A11 के लिए जो को फैक्टर होगा, अगर हम लोग उसको CI जैसे डिनोट करते हैं, C11 क्या होगा, पहले -1 इंटू 1 + 1 और उसके बाद डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, अभी माइनर लिखना है ना इसका, तो माइनर लिखने के लिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को काटने के बाद जो भी एलिमेंट बचा है उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, A32 A33। तो ये हो गया को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सिर्फ माइनर है, और जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये को फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि 1 + 1 स्क्वायर टर्म हो गया, तो -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तो इस केस में माइनर और को फैक्टर सेम है, ठीक है। अभी मान लीजिए हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं। A12 का को फैक्टर क्या होगा, C12। तो A12 के लिए क्या है, ये वाला जो एलिमेंट है इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो और कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम को हम लोग काट देंगे, तो बचता क्या है, C12 इज इक्वल टू -1 इंटू 1 + 2, और इसका जो माइनर है A21 A23 A31 A33, ठीक है। तो ये हो गया अपना को फैक्टर। तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 + 2 ये एक ऑड नंबर है, तो -1 होल टू द पावर 3 कितना होगा, -1 ही होगा, इंटू दिस A21 A23 A31 A33, ठीक है। तो फिर देखिए, जैसे हम लोग एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जा रहे हैं, जब नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीमेंट हो रहा है और ये पावर नेगेटिव हो जाएगा,
तो कोफैक्टर भी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जब ये डिटरमिनेंट हो गया, अभी हम लोग जब माइनॉट और कोफैक्टर कैलकुलेट करना सीख गया है, अब इसके थ्रू हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग को 3/3 मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। कोई भी रो या कोई भी कॉलम सिलेक्ट करने के बाद उसका हर एक एलिमेंट के साथ उसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सभी एलिमेंट्स के लिए एक रो का या एक कॉलम का सभी एलिमेंट्स के लिए सब एलिमेंट के साथ उसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए हम लोग कैसे डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं ये दिखाया गया है। तो फर्स्ट रो अगर है तो हम लोग को ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सिलेक्ट करना होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करने के बाद उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट है वो ये हो गया, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए कौन कौन सा हो गया, A21, A31, A23, A33, ये इसका माइनर हो गया। माइनर से हम लोग अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, -1 इंटू 1 + 2 हो गया। यहाँ पे क्या है, -1 इंटू 1 + 1, और यहाँ पे क्या होगा, -1 इंटू 1 + 3। तो ये देखिए ये पॉजिटिव हो गया, और इसके कोफैक्टर के माइनर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये कोफैक्टर आ गया। ये नेगेटिव हो गया, और फिर इसके माइनर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, और माइनर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉजिटिव कोफैक्टर आ गया, और तीनों को जोड़ने के बाद हम लोग को डिटरमिनेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज़ हम लोग कॉलम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये A11 हो गया, ये A21 हो गया, A31 हो गया, ये सारे ये कॉलम के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और कोरिस्पॉन्डिंग जो फैक्टर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए, तो दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हम लोग के पास, A = 1 3 5 2 1 0 0 3 4, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली 1 3 5 2 1 0 0 3 4, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स की, जो कि एक 3/3 मैट्रिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, ठीक है। तो फर्स्ट रो कौन सा है, ये हो गया अपना फर्स्ट रो, ठीक है ना, रो 1। तो कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे ना। डिटरमिनेंट A = फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो इसे लेके हम लोग लिखे, ठीक है। अभी कोफैक्टर का कौन सा साइन आएगा यहाँ पे, फर्स्ट रो में आयत कॉलम क्या है 1 प्लस आयत रो 1 है, जेथ कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम, इनटू कोफैक्टर क्या है इसमें 1 0 3 4, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड एलिमेंट में चले जाएंगे। सेकंड एलिमेंट क्या है 3 इंटू -1 होल टू द पावर, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इंटू कोफैक्टर क्या है 2 0 0 4, ठीक है। उसके साथ लास्ट एलिमेंट का क्या होगा 5 इंटू -1 टू द पावर 1 + 3, इंटू कोफैक्टर क्या है 2 1 0 3, ठीक है। ये सिचुएशन आ गया। अभी इसको अगर हम लोग एवेलुएट करते हैं तो क्या आएगा, मॉड ऑफ A = ये आ गया 4 - 0 प्लस अब 3 इंटू -1 इंटू 8 - 0 प्लस 5 इंटू 1 इंटू 6 - 0, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट 4 - 24 प्लस 30 = 10, ठीक है। ये कौन से इसमें कैलकुलेट किया हम लोग, फर्स्ट रो के हिसाब से ना। तो ये कैलकुलेशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग सेकेंड रो के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये फर्स्ट कॉलम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट रो के हिसाब से। नाउ कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, और इसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 और 0। तो हम लोग पहले ये एलिमेंट लेंगे, फिर उसके कोफैक्टर्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट निकालने के लिए।
पहला क्या हो गया, एलिमेंट इंटू -1 टू द पावर होल स्क्वायर होगा ये, इंटू 1034, पहले जैसा ही हुआ। अभी देखिए बार बार ये -1 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 4 लिखने की जरूरत नहीं है। जब पता चल गया कि पहला एलिमेंट में ये कोफैक्टर पॉजिटिव है, तो जैसे ही हम लोग एक कलम रो नीचे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये माइनस हो जाएगा, तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 इंटू माइनर क्या है 3 5 3 4, ठीक है, प्लस कोफैक्टर का साइन पॉजिटिव है अभी 0 इंटू, अब जो भी माइनर हो हम लोगों को इससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये ओवरऑल 0 ही होना है। दैट मीन्स अभी क्या आएगा हम लोगों का, a इज इक्वल टू 1 0 3 4 -2 3 5 3 4, ठीक है, 4 -0 -2 इंटू 12 -15, दैट इज ये डिटर्मिनेंट क्या आएगा 4 -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 4 + 6 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसका मतलब हम लोग जब सेकेंड कॉलम से कैलकुलेट करते हैं, ये कौन सा कैलकुलेशन हुआ, फर्स्ट कॉलम के थ्रू कैलकुलेट हुआ, और इसमें भी हम लोग को 10 आया जो पहले आया था, ठीक है। फर्स्ट रो के केस में भी 10 आया था, अभी फर्स्ट कॉलम के केस में भी 10 ही आ रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए हम लोग इसको सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड रो। सेकेंड रो कौन सा है, ये हो गया सेकेंड रो, और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, ये 3, ठीक है। तो फिर डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पहले ये एलिमेंट ले लिए, इसका कोफैक्टर का साइन क्या होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो पावर कितना होगा -1 2 + 1 इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू -1, तो इसका कोफैक्टर का साइन जो है वो नेगेटिव ही आएगा, उसके साथ ये माइनर, ठीक है। अब 2 अगर नेगेटिव हुआ तो जैसे ही हम लोग 2 से 1 पहुंचेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बार बार इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो 1 इंटू कोफैक्टर माइनर क्या होगा 1 5 0 4, उसके साथ 0 इंटू जो भी माइनर है हमें कोई मतलब नहीं है, ये 0 है मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी और हम लोग इसको एवेलुएट करते हैं, तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 इंटू 12 -15 plus 1 into 4 minus 0, that is -2 into -3 plus 4 equal to 10। so ये किससे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड रो। तो फिर हम लोग यहाँ पे देख पाए, ये नोटिस करा हम लोग कि कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ which row or column we select to do the calculation, ठीक है। मतलब हम लोग कोई भी रो ले सकते हैं, यहाँ पे 3 रो है R1 R2 R3 और 3 कॉलम है C1 C2 C3, इनमें से हम लोग कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, और जो भी लेंगे उससे हम लोग कैलकुलेट करके डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जो कन्वेंशनल मेथड है हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के थ्रू डिटर्मिनेंट निकालना। अभी हम लोग देखेंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेथड से एक ही लाइन में हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि हम लोग जैसे मैं बार बार बोल रहा था ना आप लोगों को कि जो साइन ऑफ कोफैक्टर है -1 होल टू द पावर i प्लस j, तो ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे ये रो 1 और कॉलम 1 हो गया ना, ये तो ये एलिमेंट A11 हो गया, तो इसका कोफैक्टर का साइन क्या होगा 1 + 1 दैट इज 1। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसका रो तो फिक्स रहता है, ये फिक्स रहेगा, लेकिन ये बढ़ जाएगा, तो A12 के लिए क्या होगा -1 1 + 2 -1 होल क्यूब इज इक्वल टू -1। फिर जैसे ही यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम लोग, अभी क्या होगा, इसमें एक बढ़ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी,
फिर से इसमें एक जुड़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा फिर, ये 1 3 के लिए -1 होल टू द पावर 1 प्लस 3 -1 होल टू द पावर 4, फिर से 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं, अगर इसका साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जाने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा कोफैक्टर, फिर यहाँ पे जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम लोग अगर हम लोग A21 से शुरू करते हैं, तो क्या होता? A21 एलिमेंट कौन सा है? ये वाला, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम। तो इस केस में क्या होगा, जब शुरू करेंगे, इसका कोफैक्टर का साइन क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब। नेगेटिव हो रहा है ना, तो हम लोग का जब शुरुआत होगा, यहाँ पे तो नेगेटिव होगा, फिर जैसे ही यहाँ से यहाँ तक जंप करूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जंप करूंगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जंप करेंगे, एक साइन चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, whenever we move from one element to another element, कहाँ पे? along a row or a column, it is accompanied by a change of sign। ठीक है ना, तो जैसे A11 से अगर शुरू करते हैं, तो हम लोग का जो फर्स्ट कोफैक्टर आ गया, वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसके बाद नेगेटिव कोफैक्टर नेगेटिव, फिर उसके बाद वाला कोफैक्टर पॉजिटिव। अगर हम लोग A21 से शुरू करते हैं, तो फर्स्ट कोफैक्टर क्या होगा? 21 है, मतलब -1 टू द पावर 2 प्लस 1 नेगेटिव आ रहा है, तो फर्स्ट कोफैक्टर नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड फिर से नेगेटिव। और अगर A31 से शुरू करते हैं, तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अगर कलम के केस में देखा जाए, तो जैसे यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट कलम पे, तो कॉलम 1 के लिए क्या होगा? फर्स्ट कोफैक्टर पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव होगा। कॉलम 2 के लिए क्या होगा? 2 मतलब यहाँ से चालू हो रहा है ना, दैट इज एलिमेंट ए, तो एलिमेंट A12 से चालू हो रहा है ना, मतलब -1 टू द पावर 1 प्लस 2 -1। ठीक है, तो -1 से चालू हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव, फिर जैसे ही नेक्स्ट कॉलम एलिमेंट पे जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? इस कॉलम के थ्रू मूव कर रहा है ना, तो पहले इसके लिए नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर जैसे ही यहाँ पे आया, फिर नेगेटिव। और कॉलम 3 के लिए क्या होगा? पहले पॉजिटिव से शुरू होगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो हम लोग का जो ये है -1 टू द पावर i प्लस j, किसी एक ही एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा इन अ रो और कॉलम। उसके बाद जैसे हम लोग आगे मूव करते जाएंगे, अगर पहला साइन पॉजिटिव है, तो उसके बाद नेगेटिव प्लस पॉजिटिव ऐसे ऑल्टरनेटिंग साइंस आते रहेंगे, और अगर पहला साइन नेगेटिव है, तो उसके बाद प्लस माइनस ऐसा ऑल्टरनेटिंग आता रहेगा। ठीक है, तो ये तो 3/3 डिटर्मिनेंट के लिए बस 2 ही आ रहा है। अगर ये 4/4 या 5/5 होता, तो क्या होता फिर? अगर फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट रो, अगर हम लोग जो फर्स्ट मतलब जो भी रो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, उसका अगर फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव आता है, उस फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर पॉजिटिव आता है, तो आगे जैसे हम लोग एलिमेंट्स में कैलकुलेट करेंगे, उसमें बस ऑल्टरनेटिंगली एक माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये बिठाते जाएंगे। बार बार हम लोग ये -1 होल टू द पावर i प्लस j कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी मतलब फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, जो जहां से भी हम लोग चालू करें, मान लीजिए उसका फर्स्ट जो एलिमेंट लिए, उसका जो कोफैक्टर का साइन है नेगेटिव। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हम लोग मूव करना चालू करेंगे अलोंग द कॉलम या रो, फर्स्ट अगर नेगेटिव है, उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे हम लोग बिठाते जाएंगे। ठीक है, जितना आगे वाला एलिमेंट्स आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं, जो माइनर्स कोफैक्टर्स के द्वारा हम लोग जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन सीखे। अभी आगे जो नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक के द्वारा हम लोग एक डिटर्मिनेंट को एक टाइम में कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, ये परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक ये हम लोग सिर्फ 3/3 डिटर्मिनेंट के लिए ही यूज करेंगे। 2/2 में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कुछ खास पैटर्न समझने की जरूरत नहीं है, और ये 4/4 मैट्रिक्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये हम लोग एक्सक्लूसिवली 3/3 मैट्रिक्स के लिए ही यूज करेंगे, क्योंकि नीट और जेई में मोस्टली हम लोग 3/3 मैट्रिक्स से ही डील करेंगे। ठीक है।